हेलो दोस्तों, गौतम आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम अपनी पॉलिटी भारतीय राजव्यवस्था की कक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वह भारतीय संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर जो है बेस्ड होगी, जिसमें हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके संदर्भ में एक जो है चर्चा यहाँ पर करेंगे। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं इसके बारे में पढ़ा होगा, जिसकी शुरुआत कुछ इस प्रकार से होती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक राजनीतिक एवं आर्थिक जो है न्याय, इसके बाद विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में राष्ट्र की एकता एवं अखंडता बढ़ाने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आज इस संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत एवं आत्मार्पित करते हैं। इस तरीके की बातें आपने किसी भी, जैसे अगर एनसीईआरटी की बुक है तो वहाँ के जो है पहले पृष्ठ पर, ठीक है, या कोई भी स्टैंडर्ड जो है भारतीय राजव्यवस्था की किताब है उस पर भी ये आपको देखने को जो है मिल जाएगी। तो ये उसी प्रस्तावना के बारे में जो है हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो हम अपने क्लास की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार वह भारत के संविधान में कहाँ से लिया गया है। इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में कुछ इस प्रकार से प्रश्न बनाए जाते हैं कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसका विचार भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है, मतलब उसका सोर्स क्या है। ठीक, तो इसके दो सोर्सेस हैं। सबसे पहला तो सोर्स है इसका जो है, जो कि आपका है अमेरिका का संविधान, यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन जो है। तो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इसकी आइडियोलॉजी या हमने इसका जो है विचार लिया है। विचार कहां से लिया है प्रस्तावना का? हमने प्रिएम्बल का यूएसए से लिया है। इसके बाद दूसरे नंबर पर है इसकी भाषा, मतलब जो प्रिएम्बल, जिस भाषा को अभी मैंने बोला है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक, ये वाली जो लैंग्वेज है, हम भारत के लोग, ये वाली जो भाषा है, इस भाषा को लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि प्रस्तावना का विचार कहां से लिया गया है तो आप आंसर लगाएंगे यूएसए, और अगर पूछा गया है कि भाषा कहां से ली गई है तो वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक, तो प्रस्तावना के संबंध में पहले ये दो महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसके बाद में प्रस्तावना के संदर्भ में कुछ लोगों ने कुछ बातें कही हैं, वो भी हमें ध्यान रखने की जरूरत है। वो ये है कि प्रस्तावना को संविधान का आईडी कार्ड कहा गया है। क्या कहा गया है? आईडी कार्ड। जैसे पहचान पत्र होते ना, हम सबकी पहचान पत्र, ठीक है, आइडेंटिटी कार्ड, वैसे ही जो हमारा प्रिएम्बल है उसे भारतीय संविधान का जो है आइडेंटिटी कार्ड कहा गया है। और ये एन ए पालकी वाला जी हैं, उनके द्वारा ये कहा गया है कि यह भारतीय संविधान का जो है आइडेंटिटी कार्ड है। इसके बाद में संविधान की जन्म कुंडली, ये जो प्रस्तावना है वह भारतीय संविधान की जन्म कुंडली है। जैसे होता है ना कि बच्चे कोई जो है जन्म लेता है, उसके कुछ समय बाद उसकी एक जन्म कुंडली बनवाई जाती है कि इसका भविष्य किस प्रकार से होगा, वैसे ही भारतीय संविधान का क्या भविष्य होगा उसकी जो बात है वह भारतीय संविधान की प्रस्तावना में की गई है। इसीलिए क्या हुआ, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था के एम मुंशी। ये के एम मुंशी वही है जिनके बारे में आपने पढ़ा था प्रारूप समिति में। प्रारूप समिति में एक सदस्य थे जिनका नाम था के एम मुंशी। वही के एम मुंशी ने क्या कहा था, यह जो प्रस्तावना है वह भारतीय संविधान की जन्म कुंडली है। अच्छा, ये जो प्रस्तावना है, यह जो नेहरू जी के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष जो उद्देशिका प्रस्ताव पेश किया गया था ना, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया गया था, उसी का एक परिवर्तित रूप है जिसे बाद में भारतीय संविधान में प्रस्तावना के रूप में जोड़ दिया गया था। तो कभी अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि ये जो प्रस्तावना है, ये जो आपकी प्रस्तावना है, यह 13 दिसंबर 1946 को जो हमारे जवाहरलाल नेहरू ने जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया था संविधान सभा के समक्ष, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है पेश किया था, उसी का जो ट्रांसफॉर्म्ड जो वर्जन है, उसी का जो परिवर्तित रूप है, वह वर्तमान में भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। तो इतनी महत्वपूर्ण बातें जो है आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। इसके बाद में अब हम इसमें आगे चर्चा करते हैं
तो हम देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में ये बात कुछ जो महत्वपूर्ण वो ये है कि यह भारत के संविधान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों को चिन्हित करने वाला एक परिचयात्मक वक्तव्य है। मतलब भारतीय संविधान का क्या उद्देश्य है, भारतीय संविधान क्यों बनाया गया है, आखिर भारतीय संविधान क्या प्राप्त करना चाहता है। जैसे अभी आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके पीछे आपका एक लक्ष्य है, तो वही उसी प्रकार भारत देश की सरकार का क्या लक्ष्य है उसको निर्धारित करने का जो वक्तव्य है वह हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। अब इसके बारे में एक बात समझ लीजिए, इसमें क्या क्या बातें की गई हैं उसको हम एक चार्ट के थ्रू जो है समझने का प्रयास करते हैं। एक मैं डायग्राम यहां पर आपके लिए बनाता हूं। देखिए, जो हमारा प्रिएम्बल है, जो हमारी प्रस्तावना है, इसमें जो है इसमें दो प्रकार की बातें की गई हैं। ठीक, एक तरफ जो है प्रस्तावना में जो बातें की गई हैं वो बताई गई है राज्य के लिए। किसके लिए? राज्य के लिए। जो हमारा स्टेट है उसके बारे में बात की गई है कि हमारा ये जो स्टेट है वह कैसा होगा। और दूसरी बात ये की गई है कि इस राज्य के जो नागरिक हैं, जो व्यक्ति हैं, जो लोग हैं, उनको जो है क्या क्या प्रदान किया जाएगा। जो नागरिक होंगे उन्हें क्या क्या प्रदान किया जाएगा, जो सिटीजन्स होंगे उन्हें क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये दो तरीके की बातें करता है। क्या बातें करता है? पहली बात इसके द्वारा ये की जाती है कि ये जो हमारा राज्य है उसका क्या है, सबसे पहली बात तो ये है कि उसका चरित्र कैसा होगा, उसका जो है नेचर कैसा होगा, इसकी बात करता है। इसके बाद में ये बताता है कि ये जो व्यक्ति है इन्हें जो है क्या क्या प्रदान किया जाएगा राज्य के द्वारा, क्या क्या प्राप्त कराया जाएगा राज्य के द्वारा। तो इस प्रेम्बल में दो बातें की गई है। तो सबसे पहली वाली जो लाइन है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ये जो बात है वह राज्य की प्रकृति को बताता है कि भारत जो राज्य है उसकी प्रकृति कैसी होगी। तो हमने इसमें क्या क्या बातें की, जरा इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये आपसे पूछा जाता है कि भारत राज्य की प्रकृति भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार जो है किस प्रकार है। तो देखिए, इसमें हम लोगों ने क्या क्या बातें की हुई है। इसमें हमने बातें की हुई है, जो पहली बात की गई है, जस्ट अ मिनट, जो पहली बात इसमें की गई है वो ये कहा गया कि हम भारत को क्या बनाना चाहते हैं, सबसे पहले एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो है राज्य बनाना चाहते हैं, एक कंप्लीट सोवरिन नेशन बनाना चाहते हैं, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बनाना चाहते हैं। दूसरी बात इसमें की गई है कि हम भारत को पंथ निरपेक्ष बनाना चाहते हैं। कैसा बनाना चाहते हैं? पंथ निरपेक्ष। ये क्या है, इनके बारे में अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा ब्रीफली समझेंगे। फिर मतलब सेकुलर बनाना चाहते हैं। तीसरे नंबर पर जो बात की गई है वो बात ये की गई है कि हम भारत को एक समाजवादी राष्ट्र बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं? एक समाजवादी राष्ट्र बनाना चाहते हैं। चौथे नंबर पर जो बात की गई है वो ये बात की गई है कि हम भारत को प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और उसके बाद में जो है लोकतंत्रात्मक, कैसा? लोकतंत्रात्मक जो है गणराज्य बनाना चाहते हैं। लोकतंत्रात्मक गणराज्य जो है बनाना चाहते हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाना चाहते हैं। तो देखिए, इसमें क्या हुआ, जो ये प्रिएम्बल में भारतीय राज्य की प्रकृति चार प्रकार से बताई गई है। एक, भारत राज्य जो कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, समाजवादी होगा और लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा। ये बातें किसके लिए की गई? राज्य के लिए, स्टेट के लिए की गई। फिर दूसरी तरफ है व्यक्ति। अब उसने ये बताया कि हम व्यक्ति को क्या क्या प्रदान करेंगे, व्यक्तियों के लिए क्या क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया। एक्चुअली देखिए, हम क्या था, पहले अंग्रेजों के गुलाम थे। तो जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे तो अंग्रेजों ने हमें विभिन्न प्रकार के अधिकारों से वंचित रखा हुआ था। तो यह क्या करता है, नागरिकों के जो अधिकार हैं, ठीक है, नागरिकों के क्या अधिकार होंगे इसकी बात इसके द्वारा की जाती है। तो इसमें कहा गया कि हम नागरिकों को पहली बात तो यह है कि न्याय प्रदान करेंगे। क्या प्रदान करेंगे? जस्टिस प्रोवाइड करेंगे। फिर दूसरी बात इसमें यह की गई कि हम नागरिकों को स्वतंत्रताएं प्रदान करेंगे। क्या प्रदान करेंगे? स्वतंत्रता प्रदान करेंगे, लिबर्टी प्रोवाइड करेंगे।
फिर और क्या बात की गई, हम नागरिकों के मध्य में जो है वह समानता स्थापित करेंगे। क्या स्थापित करेंगे? समानता या समता, इक्वेलिटी जो है स्टेब्लिश की जाएगी। तो देखिए प्रस्तावना में दो बातें, पहली बात राज्य की प्रकृति क्या होगी, दूसरी बात यह की गई कि हम अपने देश के जो नागरिक हैं, जो लोग हैं, उन्हें किस प्रकार के अधिकार प्रदान करेंगे। तो हमने उन्हें न्याय प्रदान किया, हमने उन्हें स्वतंत्रता प्रदान की और समानता प्रदान किया। न्याय इसमें तीन प्रकार का है। कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? तीन प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता जो है इसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। और जो समानता है वह 2 प्रकार की है, अवसर की समानता और प्रतिष्ठा की समानता। तो इस प्रकार की जो बातें हैं वह हमारे भारतीय संविधान के प्रीएम्बल में की गई है। ये एक महत्वपूर्ण बात जो है आपको ध्यान रखनी है कि इसमें राज्य की प्रकृति, नेचर ऑफ द स्टेट को बताया गया है और नागरिकों को क्या अधिकार प्रदान किए जाएंगे इसके बारे में जो है बातें बताई गई है। अब आइए इसको हम लोग जो है अपने पीपीटी के माध्यम से जो है समझने का प्रयास करते हैं कि इसमें और क्या बातें की गई हैं। तो देखिए इसमें इसके अलावा जो आगे की जो बात है वो ये है कि इसके पहले जो है आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण, सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि हमारे इंस्टीट्यूट में जो है एमपीपीएससी मेंस के लिए जो है टेस्ट सीरीज जो है संचालित किए जा रहे हैं, जिसके संबंध में महत्वपूर्ण जो भी जानकारियां हैं वो आप इन दिए गए फोन नंबर पर जो है कांटेक्ट करके प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो प्रस्तावना क्या करता है, देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि यह जो है संविधान के का स्रोत क्या है उसके बारे में बात करता है और यह बताता है कि भारत के जो लोग हैं, भारत के जो लोग हैं वही भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसके क्या है, सोर्स है। ठीक, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का जो सोर्स है वह क्या है, भारत के लोग, क्योंकि इसकी शुरुआत ही इससे होती है कि हम भारत के लोग। तो भारत के लोग जो हैं वह भारतीय संविधान का जो है सोर्स है, या मैं कहूं कि भारत में अगर कोई व्यक्ति सर्वोच्च कौन है तो भारत के लोग जो है सर्वोच्च हैं। या अगर मैं इसको इस तरीके से भी कहूं कि भारत में जो है संविधान का स्रोत क्या है तो वो क्या है, भारत के लोग हैं। तो हमारे संविधान की शुरुआत ही इस बात से होती है कि हम भारत के लोग, मतलब भारत में सर्वोच्च कौन है, भारत की जनता। ठीक, तो कभी भी आपसे अगर ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के अनुसार या भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किसे सर्वोच्च माना गया है तो भारत की जनता को सर्वोच्च माना गया है। इसके बाद में क्या है, यह है भारतीय संविधान की प्रकृति क्या होगी, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या होगी इसके बारे में भी ये चर्चा कर रहा है, या भारतीय राज्य की प्रकृति के बारे में चर्चा कर रहा है, जिसके बारे में अभी हमने देखा संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणतांत्रिक देश होगा, भारत एक देश होगा। फिर बता रहा है कि भारतीय संविधान के जो है वह उद्देश्य क्या होंगे। अभी हमने उद्देश्य के बारे में देखा कि यहाँ के जो लोग हैं जो 200 साल की गुलामी को जो है गुलामियों की बेड़ियों में जकड़े हुए थे, उन्हें हम स्वतंत्रता, समानता, न्याय प्रदान करेंगे और साथ में इनके बीच में ऐसी बंधुत्व की भावना फैलाएंगे जिससे राष्ट्र की एकता और अखंडता बनी रहे। ठीक, मतलब इनके बीच में ऐसी फ्रेटर्निटी होगी कि ये जो हमारे नेशन की यूनिटी और इंटीग्रिटी है वह हमेशा जो है बनी रहे। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे बीच में जो है वह क्या किया था, फूट डालो और शासन करो की पॉलिसी जो है हमारे अगेंस्ट उन्होंने अपनाई थी, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, जिसमें ये क्या करते थे, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते थे, एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाते थे, ताकि उनके शासन को, उनके जो गवर्नमेंट है वो भारत में स्टेबल बनी रहे। तो वो भारतीय जनता को जो है आपस में लड़ाने का काम करवाते थे। जैसे कई बार होता है ना, परिवारों में फूट डालने के लिए कोई तीसरा व्यक्ति क्या करता है, परिवार के सदस्यों को आपस में लड़ाता है, जिससे उस परिवार में क्या है, मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं, एक दूसरे के प्रति जो है अविश्वास की भावना उत्पन्न हो जाती है। फिर वह परिवार जो है धीरे धीरे करके टूट जाता है और उससे जो तीसरा व्यक्ति है वह उससे लाभ प्राप्त कर लेता है। वैसा ही अंग्रेज यहाँ पर भारत में कर रहे थे। तो हमने प्रियम्बल में कहा कि नहीं, हम ये चीजें अपने देश में अब नहीं होने देंगे, क्योंकि अब हम एक स्वतंत्र राष्ट्र हैं और हमें अपनी यूनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन करना है। तो संविधान का उद्देश्य, तो 2 क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना से किन किन विषय के विषय में जानकारी मिलती है। तो पहला विषय है
कि राज्य की प्रकृति क्या होगी या संविधान की प्रकृति क्या है। दूसरी बात जो हमें इसकी जानकारी जो यहाँ से प्राप्त होती है वो ये है कि भारतीय संविधान का जो है उद्देश्य क्या है। तो ये दो बातें जो है हमें इसके बारे में जो है जानकारी प्राप्त होती है। इसके साथ ही भारतीय संविधान की प्रस्तावना से ही हमें पता चलता है कि भारतीय संविधान को किस दिन अंगीकृत किया गया था, किस दिन एडॉप्ट किया गया था, वो तारीख कौन है। इसकी चर्चा हम अपनी पिछली क्लास में भी कर चुके हैं, जो कि है आपका 26 नवंबर 1949। मैंने आपको बताया था कि भारतीय संविधान को इस तारीख को 26 नवंबर 1949 को जो है वह एडॉप्ट किया गया था। तो इसकी जानकारी जो है हमें प्रियम्बल से प्राप्त होती है। तो देखिए, मतलब प्रियम्बल से हमें क्या किन किन बातों की जानकारी हुई। संविधान का स्रोत क्या है, भारत की जनता। संविधान की प्रकृति क्या है, संविधान का उद्देश्य क्या है, और संविधान लागू होने की तिथि क्या है, इसके बारे में जो है हमें यहाँ पर जानकारी प्राप्त हो रही है। इन सब से एक एक प्रश्न जो है बनाए जा सकते हैं। इसमें पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन किन तत्वों का जो है वर्णन किया गया है, और उसमें लिखा रहेगा स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुता, ठीक। और उसमें से एक ऑप्शन जो है आपको फाइंड करना है जिसका वर्णन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं किया गया है, ठीक। तो अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में जानते हैं। अब इन शब्दों का थोड़ा थोड़ा सा जो है आप लोग मतलब समझ लीजिए कि संप्रभुता का क्या मतलब है। वैसे तो आपके एग्जाम में इनकी जो है डेफिनेशन के बेस्ड क्वेश्चन नहीं बनाए जाएंगे, इसमें से सामान्य क्वेश्चन बनाए जाएंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारतीय राज्य की प्रकृति कैसी है, इस प्रकार से क्वेश्चन बनाए जाएंगे। लेकिन इन शब्दों का मतलब जब आप समझेंगे तो चीजों को याद रखना आपके लिए ज्यादा आसान होगा। तो सबसे पहली बात है जो कि है संप्रभुता। तो संप्रभुता का सामान्य मतलब ये होता है कि व्यक्ति अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो। मतलब वह क्या खाएगा, क्या पहनेगा, किस प्रकार से रहेगा, इन सारे प्रकार के निर्णयों को लेने के लिए जब व्यक्ति स्वतंत्र होता है तब उसे कहा जाता है कि वह व्यक्ति संप्रभु है। और जब इसी कॉन्सेप्ट को हम राज्य पर अप्लाई कर देते हैं, स्टेट पर अप्लाई कर देते हैं, गवर्नमेंट पर अप्लाई कर देते हैं, तो वह वहां पर क्या हो जाती है, राज्य की संप्रभुता। मतलब क्या बात हुई कि जो राज्य है वह अपने निर्णयों को लेने के लिए स्वतंत्र होता है, वह किसी के दबाव में कार्य नहीं करता। इसको समझने के लिए बेटर एक एग्जांपल है, आप देख लीजिए। जब क्या हुआ था, रसिया और आपका जो है यूक्रेन, इनके बीच में जब वॉर चल रहा था, तो जो पश्चिमी देश थे वो भारत पर इस बात के लिए दबाव बना रहे थे कि हम रसिया के साथ अपने संबंधों को जो है कम कर दें, या रसिया के साथ जो है हम अपने संबंध विच्छेद कर दें। लेकिन भारत ने कहा कि नहीं, रसिया जो है, जो रूस है, वह हमारा एक पुराना मित्र है, उसने वक्त पे हमारा साथ दिया था, इसलिए हम उसके साथ अपने संबंधों को जो है कंटिन्यू रखेंगे, हम आपके दबाव में नहीं आने वाले, ठीक। तो फिर हमने रसिया से कई प्रकार के जो है जो डिफेंस के संबंध में जो इक्विपमेंट है वो परचेस किया हमने, और हमारा जो ब्रह्मोस मिसाइल का प्रोडक्शन है उसे भी हमने उसके साथ मिलकर के कंटिन्यू रखा। मतलब हम पश्चिमी देशों के दबाव में नहीं आए। क्यों? क्योंकि हम एक प्रभुत्व संपन्न या संप्रभु राष्ट्र हैं, हम किसी के दबाव में नहीं काम करते, हम वो काम करेंगे जो हमारे राष्ट्र के हित के लिए बेहतर होगा, ठीक। फिर दूसरी बात इसमें की गई है समाजवादी। तो समाजवाद का मतलब सिंपल से ये होता है कि जो उत्पादन के साधन है, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जिन्हें कहा जाता है उत्पादन के साधन, जो आपके मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, इस पर जो है राज्य का अधिकार होता है। मतलब सीधी सी बात ये समझ लो कि देश के भीतर बहुत सारी जो उत्पादन की इकाइयां हैं वह राज्य के द्वारा संचालित की जाती है। मतलब इसमें जो निजी संस्था है, जैसे अभी हमारे देश में आप देखते हैं कि जो है बिरला की संस्थाएं, आदित्य बिरला की जो है संस्थाएं हैं, इसके बाद में जो है टाटा की संस्थाएं, ये निजी संस्थाएं हैं। लेकिन जहां पर समाजवादी व्यवस्था होती है वहां पर निजी संस्थाएं कम होती हैं और राज्य सरकार सरकार की जो संस्थाएं होती हैं वो ज्यादा होती है। मतलब जैसे इसरो, डीआरडीओ, ठीक है, भेल, ओएनजीसी, इस प्रकार की जो संस्थाएं होती हैं, जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज होते हैं, आरआरबी जिसकी तैयारी आप लोग कर रहे हैं, रेलवे, ये भी तो एक सरकार की ही संस्था है ना। तो ऐसी व्यवस्था जहां पर उत्पादन के जो साधन होते हैं उन पर राज्य का अधिकार होता है, उसे कहा जाता है समाजवादी व्यवस्था। वैसे भारत में निजी संस्थाएं और
जो राज्य की संस्थाएं हैं वह दोनों ही एग्जिस्ट करती हैं। मतलब यहाँ पर प्राइवेट कंपनियां भी होती हैं और राज्य की कंपनियां, जैसे टाटा भी है, साथ में जो है हमारे यहाँ भेल भी है। ठीक, तो इस प्रकार से समाजवाद हो गया। फिर समाजवाद के बाद में जो नेक्स्ट टर्म यूज किया गया है वो किया गया है धर्मनिरपेक्षता, जिसे आप लोग कहते हैं सेकुलर। तो सेकुलर का मतलब ये होता है किसी कंट्री को हम सेकुलर स्टेट तब कहते हैं जब वह कंट्री, उस देश की जो सरकार है, किसी भी धर्म के साथ किसी भी प्रकार का एसोसिएशन स्टैब्लिश नहीं करती, मतलब किसी भी प्रकार का संबंध स्थापित नहीं करती। मतलब यहां पर यह होता है, यहां पर ये जो राज्य है, ये जो स्टेट है और ये जो धर्म है, इन दोनों के बीच में जो है किसी भी प्रकार का संबंध नहीं होता, किसी भी प्रकार का रिलेशन नहीं होता। तब ऐसे देश को जो है हम क्या कहते हैं, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। मतलब राज्य की कार्यवाहियों में धर्म का कोई प्रभाव नहीं होगा, इसे कहा जाता है धर्मनिरपेक्षता। लेकिन भारत के संदर्भ में इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया गया है। वो इस तरीके से मॉडिफाइड किया गया है कि भारत जो देश है या भारत जो राज्य है वह सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा। मतलब अगर हमारे यहाँ पर हिंदुओं के लिए तीर्थ दर्शन योजना चलाई जा रही है, तो मुस्लिमों के लिए क्या होगा, फिर हज यात्रा के लिए सब्सिडी भी सरकार के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाएगी। अगर हमारे यहाँ पर वैष्णो देवी की यात्रा के लिए सरकार के द्वारा बंदोबस्त किया जाता है, तो जब कभी ईद, मुहर्रम ऐसे कुछ फेस्टिवल होंगे या सपोज कीजिए क्रिसमस जैसी कोई त्यौहार होंगे, वहां पर भी जो व्यवस्था के संदर्भ में सरकार के द्वारा सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। मतलब हम सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार करेंगे, न किसी को कम मानेंगे न किसी को ज्यादा मानेंगे। तो इसे कहा जाता है धर्मनिरपेक्षता या सेकुलरिज्म। नेक्स्ट टर्म जो वहां पर यूज किया गया है लोकतांत्रिक, ठीक है, या लोकतंत्र। तो लोकतंत्र का क्या मीनिंग होता है, इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा यहां ध्यान दीजिएगा कि लोकतंत्र की जो है क्या परिभाषा है। ठीक, लोकतंत्र से आप लोग जो है क्या समझते हैं, इसको जानने के लिए आप लोग क्या कीजिए, थोड़ा यहां ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक, कि लोकतंत्र का क्या मतलब है, डेमोक्रेसी का क्या मतलब है। देखिए, लोकतंत्र का सिंपल सा मतलब ये होता है, जिसके बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। मतलब शासन में, ठीक है, गवर्नमेंट में जो है, शासन में जनता की भागीदारी, शासन में जनता की भागीदारी जब होती है तो ऐसी व्यवस्था को, तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है उसे लोकतंत्र या डेमोक्रेटिक सिस्टम कहा जाता है। या इसको इस तरीके से भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि पीपल पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस या पॉलिसी फ्रेमिंग, है ना, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, मतलब निर्णय निर्माण में। ठीक है, जब जनता भागीदार होती है, जब जनता जो है उसमें भागीदार होती है, तब इसे कहा जाता है लोकतंत्र। जैसे अभी देखिए, हमारे देश में जब बहुत सारे कानून बनाए जाते हैं तो जनता से जो है राय मांगी जाती है, या जो प्रतिनिधि कानून बनाते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव कानून बनाते हैं, उनका चुनाव हम ही करते हैं, और उन्हें जो भी शक्तियां प्राप्त होती हैं वह जनता के माध्यम से ही प्राप्त होती है। ठीक, मतलब एक तरीके से जनता ही निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेती है। तो जब ऐसी व्यवस्था जहां कहीं हो, वहां पर कहा जाता है कि लोकतंत्र है। जैसे पहले राजतंत्र होता था कि भाई राजा ही कानून बनाएगा, राजा ही सर्वोच्च होता था, लेकिन लोकतंत्र में क्या है, जनता सर्वोच्च होती है। जैसे आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, जिसमें वो शायद माहिष्मती ऐसी कुछ करके एक मूवी आई हुई थी ना, जिसमें वो दो लोग थे, बाहुबली, शायद बाहुबली थी मूवी, बाहुबली, जिसमें बाहुबली और भल्लाल देव और शिवगामिनी देवी। वहां पर कैसी व्यवस्था थी, राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, वहां जनता की कोई भूमिका नहीं थी, जो भी भूमिका थी वो राजा की हुआ करती थी या रानी की हुआ करती थी। ठीक, तो उस व्यवस्था को कहा जाता है राजतंत्र या मोनार्की। और उसके जस्ट अपोजिट जहां जनता की भूमिका होती है, उस व्यवस्था को कहा जाता है लोकतंत्रात्मक व्यवस्था। मतलब यहां पर जनता जो है वह निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेती है। ठीक, तो ये हो गया आपका लोकतंत्र। उसके बाद में नेक्स्ट टर्म जो यूज किया गया है वो यूज किया गया है गणतंत्र। अब गणतंत्र का क्या मतलब है ये भी समझ लीजिए आप लोग थोड़ा सा, कि गणतंत्र का क्या मीनिंग है।
गणतंत्र का मतलब ये होता है कि जो राष्ट्र का प्रमुख होता है, ठीक है, जो राष्ट्र का मुखिया होता है, जैसे हमारे यहाँ पर जो भारत के राष्ट्रपति हैं, तो जो राष्ट्र प्रमुख होते हैं वह निर्वाचित होते हैं। कैसे होते हैं? निर्वाचित होते हैं, तब उसे कहा जाता है कि वह एक गणतांत्रिक देश है। या इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि जब नागरिक किसी भी संवैधानिक पदों को धारण कर सकते हैं, या यहाँ पर यह भी कह सकते हैं कि जब वंशानुगत पदों की समाप्ति हो जाती है तब वह एक गणराज्य का रूप ले लेता है वह राष्ट्र। मतलब पहले क्या होता था, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, कोई दूसरा व्यक्ति राजा नहीं बनेगा। सपोज करो जैसे बाबर था, तो बाबर के बाद हुमायूं राजा बना क्योंकि वो उसका पुत्र था। फिर हुमायूं के बाद जो है आपका जो है अकबर बना, फिर अकबर के बाद में जो है जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब, औरंगजेब के बाद फिर और जो जो उत्तरवर्ती मुगल शासक थे वो सम्राट बने, मुगल सम्राट बने। तो क्या हो रहा था, यहाँ राजा का बेटा ही राजा बन रहा था। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि अब वंशानुगत परंपरा को समाप्त कर दिया गया है। अब जिसको भी राजा बनना है उसको पहले चुनाव लड़ना पड़ेगा। अगर जनता उसको वोट देती है तो वो राजा है, अन्यथा जो है जिसे जनता वोट देगी वही व्यक्ति राजा बनेगा। ठीक, मतलब वही व्यक्ति राष्ट्र का प्रमुख बनेगा। तो इस व्यवस्था को कहा जाता है गणतांत्रिक व्यवस्था, रिपब्लिक सिस्टम। आई होप कि ये सारे पॉइंट आपको जो है समझ में आ गए होंगे। बस ये शब्द आपको ध्यान में रखना है, ये जो वर्ड्स हैं ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो भारत राष्ट्र की प्रकृति के बारे में वह हमारे प्रियम्बल से हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद में हम लोग जो नेक्स्ट जो इस तरफ जब मैं नागरिकों के अधिकारों की बात कर रहा था तो उसके संदर्भ में भी जो है बातें की गई थी। तो आप देखिए नागरिकों को हमने क्या किया, जस्टिस प्रोवाइड करवाया, न्याय प्रोवाइड करवाया कि भैया हम नागरिकों को जो है न्याय देंगे। किस प्रकार के न्याय देंगे? सोशल देंगे, इकोनॉमिक देंगे, पॉलिटिकल देंगे। सोशल जस्टिस का क्या मतलब है? सोशल जस्टिस का मतलब भैया समाज के अंदर से जो भी भेदभाव है, चाहे वह जाति के आधार पर है, चाहे वह लिंग के आधार पर है, चाहे वह जन्म स्थान के आधार पर है, उनको धीरे धीरे करके समाप्त कर दिया जाएगा। आर्थिक न्याय का क्या मतलब है? आर्थिक न्याय का मतलब ये है कि लोगों के बीच में ये जो गरीबी और अमीरी के बीच में जो बहुत बड़ी खाई है, इसको धीरे धीरे क्या है कम करने का प्रयास किया जाएगा। तो इसे कहा गया कि आर्थिक न्याय प्रोवाइड किया जाएगा। फिर पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब क्या है कि सभी को मतदान का अधिकार होगा और सभी के वोट की वैल्यू एक होगी। अभी भी आप लोग देखते हैं एक व्यक्ति, चाहे वह मजदूर हो चाहे वह अनिल अंबानी हो, सभी के वोट की वैल्यू जो है वो एक है। तो इसे कहा जाता है आर्थिक न्याय, सॉरी राजनीतिक न्याय। इसके बाद में फ्रीडम, फ्रीडम में इनके बारे में डिटेल में हम लोग जब मूल अधिकार पढ़ेंगे तो वहां मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा ब्रीफली जो है एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अभी आप समझिए फ्रीडम में क्या है, फ्रीडम ऑफ थॉट है, एक्सप्रेशन है, बिलीफ है, फेथ है एंड वर्शिप है। इनकी जो है स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। इसके बाद में है आपका इक्वेलिटी। इक्वेलिटी में क्या है, आपको स्टेटस की इक्वेलिटी प्रोवाइड की गई है, मतलब प्रतिष्ठा की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की। जैसे अभी देखिए आप लोग, कोई आपको जो है अभी आप आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम का जो है जब आप लोगों ने फॉर्म फिल किया तो आपको तो फॉर्म फिल करने से नहीं रोका गया। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, और अगर आप बेहतर परफॉर्म करेंगे तो उसके हिसाब से जो है आपको रिक्रूटमेंट भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये क्या हो गई, अवसर की समता हो गई। इसके बाद में प्रतिष्ठा की समानता मतलब क्या है कि समाज में चाहे वह व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उसकी जो इनकम है वो चाहे जो भी हो, पर उन सबको जो है एक जैसा ट्रीट किया जाएगा। मतलब उनके बीच में उन सब की एक बराबर प्रतिष्ठा होगी। ये संविधान के द्वारा निर्धारित किया जाता है। हम मूल अधिकारों के चैप्टर में इन्हें डिटेल से समझेंगे। फिर फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी का मतलब होता है बंधुता। बंधुता से क्या अभिप्राय है कि भैया हम भारतीय हैं, ना हम हिंदू हैं, ना हम मुस्लिम हैं, ना हम ईसाई हैं, हम सबसे पहले भारतीय हैं। ठीक है ना, मध्य प्रदेश में हम भले रह रहे हैं लेकिन हमारी भावना होगी कि हम भारतीय हैं, हम भारत राष्ट्र के निवासी हैं। ठीक, तो यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, ये सब जो क्षेत्रीय भावनाएं होती हैं या धर्म के आधार पर जो भावनाएं होती हैं, इन सब को साइड में रख दिया जाता है। और भारतीय होने की भावना जब राष्ट्र के लोगों के बीच में स्ट्रांग होती है तो देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी मजबूत होती है। तो ये फ्रेटर्निटी की भावना भी जो है हमें अपने राष्ट्र में बढ़ानी है, इसका लक्ष्य जो है वह संविधान की प्रस्तावना के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो
तो ये पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं। और मैंने आपको बताया कि 3 प्रकार का जस्टिस, 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं और 2 प्रकार की समानता की जो बात है वह भारतीय संविधान की प्रस्तावना में की गई है। ये फैक्ट भी आपको साथ में ध्यान रखने हैं। ये जो भी पीडीएफ है क्लास की, वह हमारे गौतम आईएएस एकेडमी के जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर शेयर कर दिया जाता है। ठीक, तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और साथ में कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो मैं बाद में बोर्ड में आपको समझाता हूं, तो उसको जो है वहां पर नोट डाउन कर लीजिएगा। इससे क्या है, ये आपका जो है कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगा इस टॉपिक का, या इसके अलावा जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे उनका। ठीक, फिर हम इसमें आगे देखते हैं कि अब एक मुद्दा और उठा हुआ था, तो इस मुद्दे के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना वह भारतीय संविधान का भाग है या नहीं। जो प्रिएम्बल जो है भारतीय संविधान की, वह भारतीय संविधान का भाग है या नहीं। क्योंकि देखिए, ये जो प्रस्तावना है वह संविधान का प्रथम पृष्ठ है। जैसे कई बार आप लोग कोई अगर अच्छी किताब पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले प्राक कथन लिखा होता है, उसमें बताया जाता है राइटर के द्वारा कि मैंने ये किताब क्यों लिखी है। तो उस जो पार्ट है उसको किताब का भाग माना जाए या नहीं माना जाए, यही प्रश्न जो है भारत के न्यायपालिका के समक्ष जो है उठा। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान की व्याख्या करने का जो अधिकार है वह भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय और जो उच्च न्यायालय है उन्हें प्रदान किया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट है उन्हें प्रदान किया गया है। तो सिंपल आपको इन ये जो तमाम केसेस है इसमें उलझना नहीं है। सिंपल आपको एक 2-3 बातें जो है मोटा मोटा आपको ध्यान रखना है। वो ये बात है कि सबसे पहले एक जो केस आया था, जिस केस का नाम था बेरूबारी केस। ठीक, जिस केस का नाम क्या था? बेरूबारी केस। 1960 का ये केस है। तो बेरूबारी केस में क्या हुआ, सर्वोच्च न्यायालय ने प्रिएम्बल को भारतीय संविधान का भाग नहीं माना। मतलब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि देखो ऐसा है, प्रिएम्बल अलग है और भारत का संविधान अलग है। ठीक है, प्रिएम्बल जो है वह भारतीय संविधान के उद्देश्यों को बताता है, लेकिन वह उसका भाग नहीं है। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, एक केस और हुआ जिसके बारे में आप सब लोग जानते भी होंगे, जिसमें मूल ढांचे का सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दिया गया था, केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो केशवानंद भारती केस में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई बात नहीं भैया, पहले हमने ये कहा था कि ये जो भारत की संविधान की प्रस्तावना है वह भारतीय संविधान का भाग नहीं है। लेकिन केशवानंद केस में कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो प्रस्तावना है यह भारतीय संविधान का भाग है, अभिन्न अंग है। अब ये सब क्यों कहा गया, इस सब में जो है आप लोगों को नहीं जाना है, क्योंकि उससे फिर क्लास जो है बहुत लेंदी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। बस आप इतना समझ लीजिए कि केशवानंद भारती केस में प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग माना गया और बेरूबारी केस में भाग नहीं माना गया सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। ठीक, तो ये 2 केस जो है आप लोगों को ध्यान रखना है। बाकी जो दी गई जानकारी उसके बारे में अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन ये 2 महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो आपको याद रखनी है। इसके बाद में एक महत्वपूर्ण फैक्ट और भी है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है कब संशोधन किया गया था और क्या संशोधित किया गया था। तो एक संविधान संशोधन है जिसे आप लोग कहते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। इस एक्ट में क्या किया गया था, इस एक्ट में भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, जो प्रिएम्बल है, उसमें जो है 3 शब्द जोड़े गए थे। तो वो 3 शब्द कौन कौन से थे? उस 3 शब्द में जो है अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें एक समाजवादी तत्व जोड़ा गया, शब्द जोड़ा गया, एक जो है धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया और एक अखंडता शब्द को जो है जोड़े गए। तो ये 3 शब्द के बारे में आपको याद रखना है, सोशलिस्ट, सेकुलर और जो है इंटीग्रिटी। इन 3 शब्दों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। प्रश्न पूछा जाता है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन शब्दों को जोड़ा गया। ठीक, और उसमें लिखा रहेगा सोशलिस्टिक, सेकुलर, इंटीग्रिटी और एक और कोई शब्द जो कि वहां पर नहीं जोड़ा गया। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो 3 शब्द हैं, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इन 3 शब्दों को 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। मतलब जो मूल प्रस्तावना थी जिसको हमने 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट किया था,
उस प्रस्तावना में ये 3 शब्द नहीं थे। इन 3 शब्दों को कब जोड़ा गया? 1976 में इंदिरा गांधी जी की जो सरकार थी उसके द्वारा जो है इसमें प्रियम्बल में जो है इनको ऐड किया गया। तो एक महत्वपूर्ण फैक्ट जो है आपको यहां से याद रखना है। इसके बाद में प्रियम्बल के संदर्भ में, ठीक, ये कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि भारतीय संविधान के अधिकार का स्रोत जो है भारत के लोग हैं, मतलब भारत में जो है जो जनता है वह सर्वोच्च है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये वाला टॉपिक जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा, और साथ ही जो है इसके संबंध में प्रस्तावना के संदर्भ में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए जाते हैं एग्जाम में, उन सारे तथ्यों को जो है हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। इसके साथ ही जब हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे तब मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा कि किस प्रकार की, किस प्रकृति के प्रश्न जो है इस टॉपिक से बनाए जाते हैं और इसके पहले के भी टॉपिक जो हम लोगों ने पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो आज की चर्चा को जो है हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। गौतम आईएएस के यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।